हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पैन एंड आज हम पढ़ेंगे ओड के बारे में। ओड एक जॉनरा है पोएम का ही, एक लिरिकल पोएम है। लेकिन ओड क्या होती है? ये लॉन्ग होती है। ठीक है, ये ना सीरियस लिखी जाती है। ठीक है, ये एलिवेटेड स्टाइल में लिखी जाती है और ये है ना, इसका एक स्टैंजिक स्ट्रक्चर होता है और ये हमेशा एक डिग्निफाइड सब्जेक्ट मैटर पे लिखी जाती है। तो इन सिंपल वर्ड्स जो ओड होती है, ओड हम लिखते हैं किसी को प्रेज करने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट पे लिखी जाती है, लाइक उसी सब्जेक्ट पे जो पोएट होता है वो मेडिटेशन करता है, उसी सब्जेक्ट पे वो इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल लेंस से वो उस सब्जेक्ट को देखता है, उसकी प्रेज करता है, उसे ग्लोरीफाई करता है। ठीक है, और ये कैसे लिखी जाती है? ये थोड़ी सीरियस होती है, लॉन्ग होती है, एलिवेटेड स्टाइल में होती है, डिग्निफाइड होता है और स्टैंजिक स्ट्रक्चर में होता है और इसे गाया भी जाता है। ठीक है, तो अब इसका ओरिजिन, ये ओड आया कहाँ से? तो ओड जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग होता है सॉन्ग। ठीक है, तो ओड एक ग्रीक वर्ड ओइडे से आया है, जिसका मीनिंग होता है सॉन्ग। ठीक है, अब इसका नेचर क्या होता है? तो जो ओड्स है, जो मैंने पहले ही बताया था, ये किसी इंडिविजुअल को या किसी ऑब्जेक्ट को या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को ये एड्रेस की जाती है। इनका पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस जैसा मैंने बताया, प्रेज करने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए, या फिर इंटेलेक्चुअल इमोशनल लेंस से उस नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर पैशनेट मेडिटेशन के लिए। ठीक है, अब ओड्स का क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ ओड्स। तो फर्स्ट हम देखेंगे पिंडारिक ओड। अब पिंडारिक ओड क्या होती है? पिंडारिक ओड, जो ग्रीक एक पोइट थे पिंडार, ये उससे आई है। ठीक है, फर्स्ट थिंग, ये ग्रीक पोइट पिंडार से आई है। सेकंड, ये गाई जाती है, इसमें जो कोरस होते हैं, लाइक एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो गाते हैं या फिर हल्के से मूव्स करते हैं, लाइक अपने बॉडी को मूव करते हैं, वो जिसे कहते हैं कोरस डांसर्स। तो ये क्या करते हैं, जब ये पिंडारिक ओड गाते हैं तो ये लाइक जब वो लेफ्ट में मूव करते हैं एक साथ तो उसे कहते हैं स्ट्रोफे। ठीक है, राइट में जब जाते हैं उसे कहते हैं एंटी स्ट्रोफे, और जब वो सीधे खड़े रहते हैं तो उसे इपोड। तो ये स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे, इपोड कौन सी ओड में होता है? पिंडारी कोड में। पिंडारी कोड दिया किसने? एक ग्रीक पोइट थे पिंडार ने। ठीक है, तो ये जो इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पिंडारी कोड के? तो ये ना पैशनेट होती है। ठीक है, ये बोल्ड होती है, ये हाई पिच टोन पे होती है। ठीक है, और ये फॉर्मल होती है। तो क्या क्या होता है? पैशनेट होती है, बोल्ड होती है, हाई पिच टोन पे होती है एंड फॉर्मल लैंग्वेज होता है इसमें। ठीक है, ऑब्वियसली गाई जाती है तो पैशनेट होगी, हाई पिच टोन पे होगी। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे हॉरेटियन ओड। तो हॉरेटियन ओड जो है वो रोमन पोइट हॉरेस से आया है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये थोड़ी सी काम होती है, ये है ना मेडिटेटिव होती है। ठीक है, तो ये काम होगी, मेडिटेटिव होगी, रिस्ट्रेंड होगी और इसमें कॉलोक्यूअल लैंग्वेज का यूज होगा। कॉलोक्यूअल क्या होता है? जब हम कन्वर्सेशन एक दूसरे से करते हैं तो उससे कहते हैं कॉलोक्यूअल लैंग्वेज। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसका नेचर होता है कि इसमें जो स्टैंजा होता है वो रिपीट करता रहता है। लाइक हम जैसे बॉलीवुड सॉन्ग्स में होता है तो एक जो स्टैंजा होता है वो बार बार रिपीट करता है एंड उसके बीच में लिरिक्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें भी जो एक स्टैंजा होता है वो जो पैटर्न होता है स्टैंजा का वो रिपीट होता है और वो हमेशा लाइक मोस्टली वो क्वार्टरंस होता है। क्वार्टरंस क्या होता है? जिसमें फोर लाइन्स का, तो उसमें फोर लाइन्स का जो भी स्टैंजा होता है वो पैटर्न थ्रू आउट रिपीट का होता है। ठीक है, अब और इसमें हॉरिशियन ओड के अंदर हम एवरीडे लैंग्वेज का यूज करते हैं जिसे कहते हैं कॉलोकियल लैंग्वेज। ठीक है, सी हम देखेंगे इरेगुलर ओड। तो इरेगुलर ओड किसने दी? अब इरेगुलर ओड दी है अब्राहम काउले ने 1656 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर स्ट्रोफे नहीं होता, एंटी स्ट्रोफे नहीं होता, इपोड नहीं होता, तो इनमें ये चीजें नहीं रहेगी। सेकंड चीज, इसमें अनइक्वल स्टैंजा लेंथ होती है। लेकिन उनमें जो हम पहले जो हमने पढ़ी थी पिंडारिक एंड हॉरिशियन ओड, तो वो दोनों रेगुलर ओड में आती है और ये इरेगुलर ओड वो होती है जिसमें अनइक्वल स्टैंजा लेंथ होती है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो पुराने जो हॉरिशियन और पिंडारिक ओड में जो स्ट्रिक्टनेस थी स्टैंजिक कॉन्स्टेंट में, तो इन्होंने ब्रेक फ्री किया उनको। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ओड। तो एग्जाम्पल ऑफ ओड्स में हम आते हैं लाइक सबसे पहले जॉन कीट्स का हम देखते हैं। जॉन कीट्स ने कौन कौन सी ओड्स लिखी? तो टू ऑटम लिखी, टू नाइटेंगल लिखी, टू साइके लिखी, ऑन ग्रेशियन अर्न लिखी एंड ऑन मेलनकनी लिखी। तो कीट्स ने कौन कौन सी लिखी? ऑटम लिखी, ऑन ग्रेशियन अर्न लिखी, टू नाइटेंगल लिखी, टू साइक लिखी और ऑन मेलनकली लिखी। अब शैले, पी बी शैले। ठीक है, पी बी शैले ने कौन सी लिखी? ओड टू वेस्ट विंड। ठीक है, टू अ स्काईलार्क, टू अ मून एंड टू अ नाइट। तो ये आपको मार्क करनी पड़ेगी, इसमें से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओड्स है। ठीक है, फिर एक थॉमस ग्रे की एक ओड है द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। ठीक है, और एक और उनकी है द बार्ड। तो थॉमस ग्रे की दो है, द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी एंड द बार्ड। फिर वर्ड्सवर्थ की एक ओड है इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टल। तो जो वर्ड्सवर्थ की है इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊं। थैंक यू सो मच, सी यू लेटर, बाय। हेलो एवरीवन, सो पिछली क्लास में हमने ओट का
जितना भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था वो हमने समझ लिया था। इस क्लास में हम इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एटिमोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ द वर्ड ओड? तो जो ओरिजिन है ओड वर्ड का, वो मैंने पिछले क्लास में जैसे बताया था, ग्रीक वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ था, ओइट, जिसका मीनिंग होता है सॉन्ग। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कैरेक्टराइजेज द स्टाइल ऑफ एन ओड? तो मैंने बताया था जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ओड की, वो होती है एलिवेटेड होती है, ये सीरियस होती है, डिग्निफाइड होती है, ये किसी पर्सन को प्रेज करने के लिए होती है। तो आंसर नंबर बी। ठीक है। अ पिंडारिक ओड इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मैनी सेक्शन? तो एक जो पिंडारिक ओड होता है उसमें कितने सेक्शन होते हैं पिंडारिक के अंदर? तो मैंने बताया था पिंडारिक के अंदर हम 3 सेक्शन होते हैं। लाइक हम स्ट्रोफे जाते हैं, जब हम लेफ्ट में जाते हैं उसे स्ट्रोफे कहते हैं, एंटी स्ट्रोफे मतलब हम राइट में जाते हैं, इपोड मतलब हम जब हम एक ही जगह स्टैंड स्टिल होते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ पिंडारिक ओड व्हाट डज द स्ट्रोफे रिप्रेजेंट? तो जैसे मैंने अभी पहले ही बोला कि स्ट्रोफे जब हम लेफ्ट में जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्ट्रोफे। तो आंसर सी इज द करेक्ट। विच पोइट इज द हॉरिटियन ओड नेम्ड आफ्टर? तो हॉरिटियन जो ओड है वो रोमन पोइट थे जिनका नाम था हॉरेस, तो उनके नाम पे। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, वो इंट्रोड्यूस द रेगुलर पिंडारिक ओड इनटू इंग्लैंड इन 1629? सो हमें पता है जो इंग्लैंड के अंदर जो पिंडारिक ओड थी उसे इंट्रोड्यूस करने वाले थे बेन जॉनसन। ये मैंने ये आपको मार्क करना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पिंडारिक ओड है उसे इंग्लैंड के अंदर 1629 में किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो बेन जॉनसन थे। अगर आपको बेन जॉनसन की डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप ऐसे भी गैस कर सकते हैं कि थॉमस ग्रे जो थे वो बाद के पोइट्रेट ब्राइडन का समय बाद का है, जॉन कीट्स रोमांटिक पीरियड के हैं। तो जो जैकोबियन एज जो थी उसके अंदर आपको बेन जॉनसन ही दिखेंगे। तो यू कैन गेट द आंसर नंबर ए, बेन जॉनसन। तो आप ये याद रखना कि जो पिंडारिक ओड थी रेगुलर उसको इंग्लैंड में कौन लाया था? बेन जॉनसन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वो इंट्रोड्यूस द इरेगुलर अब्राहम कॉलियन ओड इन 1656? तो मैंने जैसे पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो इरेगुलर रोड ओड होती है उसे अब्राहम कॉली ने 1656 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका जो आंसर होगा अब्राहम कॉली। ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ओड टू द वेस्ट विंड वाज रिटन बाय? किसने रिटन की थी ओड टू द वेस्ट विंड? ठीक है। तो ओड टू द वेस्ट विंड जो रिटन की थी वो शैली ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कैरेक्टराइजेज एन इरेगुलर कॉलियन ओड? तो जो कॉलियन जो ओड होती है वो अनइक्वल स्टैंजा होती है, और उसमें इपोड नहीं होता, उसमें स्ट्रोफे नहीं होता, उसमें एंटी स्ट्रोफे नहीं होता। ठीक है। और उसमें अनइक्वल स्टैंजा होता है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है। विच पोइट इज फेमस फॉर टू ऑटम? तो टू ऑटम किसने लिखी थी? टू ऑटम लिखी थी जॉन कीट्स ने। ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ओड बाय थॉमस ग्रे इज पिंडारिक? तो थॉमस ग्रे की मेरे जो पिछले नोट थे उसमें लिखा हुआ भी था कि जो द बार्ड जो पोयम थी वो पिंडारिक थी, जो कि थॉमस ग्रे ने लिखी थी। ठीक है। तो आंसर नंबर बी। व्हाट डज द टर्म पिंडारिक रेफर टू? पिंडारिक का मतलब होता क्या है? तो पिंडारिक का मतलब ये होता है कि जो ग्रीक एक पोइट थे उनका नाम था पिंडार, तो उनके नाम से ही ये पिंडारिक ओड कहलाती है। तो आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, आर ओड्स टिपिकली एड्रेस टू समथिंग और समवन? तो ये पूछ रहा है कि ओड्स क्या किसी को एड्रेस करने के लिए लिखी जाती है? हाँ बिल्कुल लिखी जाती है, किसी को प्रेज करने के लिए लिखी जाती है ये। तो यस, यूजुअली। ठीक है। विच ओड वॉज रिटन बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज? तो कॉलरिज ने कौन सी ओड लिखी थी? तो डिजेक्शन। आंसर नंबर बी। व्हाट इज होमोस्ट्रोफिक ओड? तो होमोस्ट्रोफिक ओड होती क्या है? तो होमोस्ट्रोफिक ओड वो होती है जिसके अंदर एक सिंगल रिपीटेड स्टैंजा फॉर्म हो। जो ओड सिर्फ एक सिंगल रिपीटेड स्टैंजा फॉर्म होती है उसे कहते हैं होमोस्ट्रोफिक ओड। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज एन ओड यूजुअली ट्रीट नेचर? को कैसे ट्रीट करता है ओड? तो मतलब ये इंटेलेक्चुअली भी ट्रीट करता है और ये इमोशनली भी करता है। तो आंसर नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच पोइट इज नोटेड फॉर ओड टू नेपोलियन बोनापार्टी? तो नेपोलियन बोनापार्टी पे किसने ओड लिखी थी? लॉर्ड बायरन ने। ठीक है। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द वर्ड हिम बट इज टेक्निकली एन ओड? तो हिम एक में ही आ रहा है, वी कैन गैस। तो जॉन डन ने जो लिखा था अ हिम टू गॉड द फादर, ये ये इन्होंने शायद हॉली सोनेट्स के अंदर इन्होंने ये लिखा था। और जॉन डन का जो हिम टू गॉड द फादर है, ये मेटाफिजिकल पोइट है, और इनकी जो मेटाफिजिकल पोइट्रीज थी वो लव के बारे में थी, वो रिलीजियस भी थी, और वो इंटेंस इमोशंस को दिखाती थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन पिंडारिक एंड हॉरिटियन ओड्स रिगार्डिंग लैंग्वेज के रिगार्डिंग? डिफरेंस क्या होता है पिंडारिक एंड हॉरिटियन ओड्स के बीच में? ठीक है। तो जो पिंडारिक होती है वो फॉर्मल लैंग्वेज यूज करती है, और जो हॉरिटियन ओड होती है वो कॉलोकियल लैंग्वेज, कॉलोकियल मतलब जो हम कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी वाज रिटन बाय? तो इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी वाज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है, जो इन्होंने 1807 में लिखी थी। तो हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, एंड आपने स्कोर अच्छा किया होगा आउट ऑफ 20। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड यू कैन कमेंट ऑल्सो कि मैं अगला जो वीडियो बनाऊँ मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ।
And thank you for watching, and see you in the next class. Bye. Hello everyone, so welcome to my channel The Fellowship of the Pen. So today we will learn about the topic sonnet. So ये जो sonnet है ये एक जॉनरा है पोएम का जो कि 13th सेंचुरी के अंदर ड्राइव्ड हुआ था। और ये जो वर्ड है sonnet वो ड्राइव्ड हुआ है वर्ड सोनेटो से, जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग या फिर स्मॉल लिरिक। और जो पायनर है, जो फाउंडर है वर्ड सोनेट के, वो है इटालियन लेंटिनी। फिर ये जो पॉपुलर हुआ था इटली के अंदर, वो पॉपुलर किया था पेट्रार्च के अंदर। सो इन शॉर्ट जो वर्ड सोनेट है वो सोनेटो से ड्राइव्ड हुआ है, जिसका मतलब था लिटिल सॉन्ग या स्मॉल लिरिक। इनके जो फाउंडर है वो इटालियन एंटनी है। फिर उसके बाद जो पॉपुलर किया गया वो पेट्रार्च ने किया है, जो इंग्लैंड के अंदर जो इनको 16th सेंचुरी में जो लाए थे। तो दो पोइट्स हैं, थॉमस वॉट है एंड हेनरी हावर्ड, जिसे अर्ल ऑफ सरे भी कहते हैं। सो जो ये सोनेट होता है, सोनेट एक लिरिक ही है जिसमें 14 लाइन्स होती है। जिसमें 14 लाइन्स होती हैं। आपको 3 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। एक तो आप ये याद रखिए कि इसमें 14 लाइन्स होती हैं। सेकंड, आप आयम्बिक पेंटामीटर होता है इसमें। और थर्ड, इसमें डेकासिलेबिक होता है। डेकासिलेबिक का मतलब जिसमें 10 सिलेबल्स होते हैं उसे डेकासिलेबिक। तो 14 लाइन्स होती है, सेकंड आयम्बिक पेंटामीटर है, थर्ड डेकासिलेबिक होता है। ठीक है। और इसमें जो बीट जो फॉलो होती है वो होती है अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस। तो फर्स्ट जो होता है वो अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद में हम आगे आते हैं। तो जो पेट्रार्चन सोनेट जो होता है, पेट्रार्चन सोनेट में जैसे 14 लाइन्स आई टोल्ड यू कि 14 लाइन्स होती है। तो 14 लाइन में से जो फर्स्ट 1 to 8 लाइन होती है उसे ऑक्टेव कहते हैं। उसे हम ऑक्टेव कहते हैं, जिसका जो राइम स्कीम होता है वो ए बी बी ए होता है। फिर 9 to 14 जो लाइन्स होती है उसको सेस्टेट कहते हैं, जिसका पैटर्न होता है सी डी ई या फिर सी डी सी तो जो पेट्रार्चन सोनेट होता है उसके अंदर जो राइम स्कीम होती है वो ए बी बी ए एंड सी डी ई। वॉल्टा क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वॉल्टा होता है सोनेट के अंदर। जो पोएट होता है वो एक टॉपिक पे कुछ भी एक टॉपिक पे स्टार्ट करता है। जब वो टॉपिक साइकोलॉजिकल चेंज और या फिर उस टॉपिक पे जो चेंज होता है, सडन चेंज इन द थॉट, उसे हम वॉल्टा कहते हैं। ये मोस्टली स्टार्टिंग ऑफ लाइन नंबर 9 के अंदर होता है, जहाँ पे जैसे वो 1 to 8 में वो प्रॉब्लम डिस्कस करता है और फिर वो एट द स्टार्टिंग ऑफ द लाइन 9 वो उसका सॉल्यूशन देता है। ठीक है। फिर एक पेट्रार्चन सोनेट थी, इसको इंग्लैंड में लाए थे जैसा हम डिस्कस किया, थॉमस गॉट एंड अर्ल ऑफ सरे ने। इसके बाद में जो शेक्सपियर ने भी इसका यूज़ किया, जिसे कहते हैं शेक्सपियर सोनेट, जो इंग्लिश के अंदर इंग्लैंड में जिन्होंने यूज़ किया। इसके अंदर क्या होता है, जैसे पेट्रार्चन सोनेट के अंदर तो एक ऑक्टेव था जिसके अंदर 8 प्लस 6 था। लेकिन शेक्सपियर में हम इसके अंदर 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 होता है। ठीक है। तो इसके अंदर है ना 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और एक कपलेट होता है इसके अंदर जो राइम स्कीम होती है वो होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो ये क्वाड्रेंट 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 और फिर ये कपलेट। तो पेट्रार्चन के अंदर तो होती है पेट्रार्च के तो अंदर होती है ए बी बी ए बी बी ए एंड सी डी ई ये पेट्रार्च के अंदर थी। और शेक्सपियर में क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। तो सो दो डिफरेंस क्या है पेट्रार्चन सोनेट एंड शेक्सपियर सोनेट में। पेट्रार्च क्या करते थे, वो जो लाइन नंबर 9 है उसमें वोल्टा का यूज़ करते थे, जो साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता था। वहीं जो शेक्सपियर यूज़ करते थे, शेक्सपियर सिस्टमेटिकली पैटर्न्स यूज़ करते हैं जिससे एक्सपेंड, कॉम्प्लिकेट और इलस्ट्रेट द सेंट्रल इमेज। लॉक करते थे, लॉक द एंटायर पोएम टुगेदर। जो उनका जो कपलेट होता था उसके अंदर हमें समरी दिखेगी और सडन रियलाइजेशन और शार्प समरी दिखेगी। वहीं जो पेट्रार्च करते थे, पेट्रार्च एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट या फिर एक सॉल्यूशन देते थे, वहीं शेक्सपियर एक समरी देते थे। अब हम डिफरेंस देखेंगे शेक्सपियर स्पेंसरियन और मिल्टनिक सोनेट्स के बीच में। तो जो स्पेंसर यूज करते थे, एज आई टोल्ड कि स्पेंसर यूज करते थे ए बी बी सी डी ई ई। जो स्पेंसर है वो एडमंड स्पेंसर की बात हो रही है यहाँ पे। और वो इस पैटर्न का यूज़ करते थे। इसके अंदर क्या होता था, वो पैटर्न्स का यूज़ करते थे। पैटर्न्स जो होती थी वो इंटरलॉकिंग राइम्स की तरफ होती थी। और इनका जो फेमस जो सोनेट इन्होंने कलेक्शन लिखा है उसे अमोरती कहते हैं। और एक सेकंड, हम जो मिल्टॉनिक सोनेट की बात करते हैं, मिल्टॉनिक सोनेट में मिल्टन स्पेंसर पेट्रार्च की तरह ही राइम यूज करते थे, ए बी सी डी ई। लेकिन द डिफरेंस बिटवीन द
द डिफरेंस बिटवीन द पेट्रार्च एंड द मिल्टॉनिक सॉनेट्स के पेट्रार्च तो वोल्टा का यूज़ करते थे, लेकिन जो ये मिल्टन होते थे ये शार्प पॉज नहीं देते थे। वोल्टा तो ये भी यूज़ करते थे, लेकिन ये शार्प पॉज नहीं करते थे। लाइन नंबर 9 के अंदर कोई पॉज नहीं करते थे, जिसे हम कहते हैं एनजम्पमेंट, कि द थॉट फ्लोज कंटिन्यूअसली फ्रॉम द ऑक्टेव स्ट्रेट इनटू द सेट स्टेट विदाउट विजुअल थीमेटिक इंटरप्शन। तो जो 8 लाइन्स होती थी और फिर बाद में जो 6 है, तो जो ये होते थे, ये जब यहाँ से यहाँ जाते थे जो वोल्टा, तो इसके बीच में कोई इंटरप्शन नहीं होता था, एकदम एज अ फ्लो की तरह होता था कंटिन्यूअसली, जिसे हम एनजम्पमेंट कहते हैं। अब हम द टाइप्स ऑफ सॉनेट्स होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे द कर्टल सॉनेट। कर्टल नाम आ रहा है तो वैसे ही मीनिंग समझ में आ रहा है कि इसमें सॉनेट की लाइन्स कम होगी। इसमें 10.5 लाइन्स का यूज़ हुआ करता है। इसको यूज़ करने वाले हॉपकिंस हैं, और इनका जो फेमस सोनेट है जो कि उन्होंने कटल सोनेट जैसा लिखा है वो है पाइट ब्यूटी। फिर सेकंड आता है कॉर्डेट सोनेट। कॉर्डेट के अंदर हम 24 लाइन्स का यूज़ करते हैं और इसका एग्जांपल है द नेचर इज द हेरेक्लियन फायर। थर्ड है द स्ट्रेच्ड सोनेट। इसको मेरेडिथ यूज़ किया करते थे, जिन्होंने मॉडर्न लव के अंदर इसको यूज़ किया है। स्ट्रेच सोनेट 16 लाइन्स का होता था और इसका एग्जांपल है मॉडर्न लव मेरेडिथ। तो एम फॉर मॉडर्न लव, एम फॉर मेरेडिथ, और ये 16 लाइन का याद रखना। तो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कर्टल सोनेट तो 10.5 का होता था, जिसे हॉपकिंस यूज़ करते थे। तो कॉर्डेट सोनेट होता है वो 24 लाइन्स का होता है। स्ट्रेच्ड सोनेट होता है 16 लाइन्स का होता है। अब हम सब एग्जाम्पल्स देखेंगे। फेमस एग्जांपल इसके अंदर सबसे पहले तो सर फिलिप सिडनी, जिन्होंने 108 सोनेट का कलेक्शन लिखा, जिसका नाम है एस्ट्रोफल एंड स्टेला। सो सर फिलिप सिडनी, जिन्होंने एस्ट्रोफल एंड स्टेला लिखा। फिर सेकंड अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था एडमंड स्पेंसर। स्पेंसर ने अमोरिटी लिखा 1597 के अंदर। डेट्स याद हो तो अच्छा है, नहीं तो छोड़ देना। और सोनेट इन्होंने जितना सोनेट लिखी वो 89 लिखी। तो एस्ट्रोफल एंड स्टेला 108 सोनेट, वहीं अमोरिटी 89 सोनेट। फिर विलियम शेक्सपियर की द मोस्ट फेमस सोनेट कलेक्शन, जिसके अंदर इन्होंने 154 सोनेट्स लिखी, जिसके अंदर 126 डेडिकेटेड टू फेयर यूथ, वहीं 127 टू 154 एक डार्क लेडी को इन्होंने डेडिकेट की है। वहीं सोनेट फ्रॉम द पोर्टुगीज 1850 में लिखी एलिजाबेथ बैरिक ब्राउनिंग। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ थी। इन्होंने 44 सोनेट्स लिखी है 1850 के अंदर, एलिजाबेथ बैरिक ब्राउनिंग ने। ठीक है, तो हम इसके एमसीक्यू नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ यू वांट मोर कंटेंट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द चैनल अगेन। तो पिछली क्लास में हमने सोनेट्स के बारे में पढ़ लिया था। तो इस क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे। एंड सो स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ट्रू 13th सेंचुरी इटालियन इन्वेंटर ऑफ द सोनेट्स। बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा था कि सोनेट्स को इन्वेंट किसने किया था। लेंटिनी ने किया था 13th सेंचुरी में इटली के अंदर। सो लेंटिनी इज द करेक्ट आंसर। The term related to the Italian sonnet that proposes the precise thematic turn on shift from problem to resolution at line 9। मैंने बोला था, बार बार बोला था, जिसने वीडियो नहीं देखी पुरानी, वो उस सोनेट वाली वीडियो प्लीज़ देखिए, तो आपको पूरा समझ में आएगा। जो लाइन नंबर 9 होता है, सोनेट के अंदर 40 लाइन्स होती है। 14 इज डिवाइडेड, जो पेट्रार्च ने जैसे डिवाइड की थी 18 + 6 होती है। जो ये जो 9th लाइन होती है इसे वोल्टा कहते हैं। यहाँ पे साइकोलॉजिकल चेंज दिखता है, एक रेजोल्यूशन दिखता है। सो लाइन नंबर 9 में जो चेंज होता है उसे वोल्टा कहते हैं। बड़ा सिंपल है। What is the exact metric layout of the traditional Shakespeare sonnets final conclusion? तो जैसे मैंने बताया था कि जो पेट्रार्चन होता है उसमें 8 + 6 होता है। वैसे जो शेक्सपियर में जो डिवाइड होता है वो 14 का डिवाइड होता है 4 + 2। सो वहाँ शेक्सपियर में जो चेंजेस होता है वो चेंज साइकोलॉजिकल चेंज नहीं होता, वो एक कंक्लूड करता है, समराइज करता है इन 2 कपलेट्स के अंदर। ये कपलेट्स होता है वहाँ शेक्सपियर अपने जो थॉट्स होते थे उन्हें समराइज या कंक्लूड करते थे। सो इसे राइम्ड कपलेट कहते हैं। सो ये जो 2 में जो ये 4 + 4 जो 13 लाइन होगी वहाँ पे कंक्लूशन देते थे, तो ये 14 और 13 और 14 लाइन पे कंक्लूड करते थे, तो उसे राइम्ड कपलेट कहते हैं। द स्पेशलाइज्ड इंटरलॉकिंग राइम स्कीम फार्मूला ABAB BCBC CDCD EE एक्सप्लिसिटली डिफाइंस विच स्ट्रक्चरल वेरिएंट। अभी हमने पहले ही देखा है कि उस क्लास में हमने देखा था कि ABAB BCBC CDCD EE ये किसका है, ये स्पेंसरियन सोनेट्स का है। जो पेट्रार्च का होता है, पेट्रार्च के अंदर ABBA फिर CDE होता है। वहीं जो स्पेंसरियन सोनेट होता है वहाँ पे ABAB BCBC CDCD EE ये चलता है। ठीक है। विच डायनेमिक पेयर्स ऑफ ऑथर सक्सेसफुली इम्पोर्ट द सोनेट। हमने ऐसे ही कहा था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने सोनेट्स को इटली से इंग्लैंड लाए थे। तो इटली के अंदर तो पेट्रार्च ने, लेंटिनी ने और पेट्रार्च के अंदर ने वहाँ पे इटली में काम किया था, तो वहाँ से लाए थे सर थॉमस व्याट एंड अर्ल ऑफ सर्रे। ये हमें 16th सेंचुरी के अंदर ये लाए थे। सिक्स क्वेश्चन है, द सोनेट कंटेनिंग प्रिसाइजली 10.5 लाइन। बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा था कि जो 10.5 लाइन होती है वो कहलाती है कर्टल
सोनेट और इनको दिया था हॉपकिंस ने दिया था, और इनका जो वर्क था वो था पाइड ब्यूटी। पिछली वाली क्लास देखिए जिसने नहीं देखी, पाइड ब्यूटी देखी। और ये कर्टल सोनेट का कहता है जिसमें 10.5 होता है। शेक्सपियर एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ 154 सोनेट फील्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो ये कह रहा है कि जो शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी है उसमें से जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है 126 के बाद में, यानी 126 से लेके 154, ये किसके लिए शेक्सपियर ने लिखा था? वो लिखा था अ डार्क लेडी। वहीं जो 1 से लेके 126 के जो लिखा था शेक्सपियर ने, वो एक अननोन बॉय या फिर मैन के बारे में लिखा था। वहीं जो 126 से 154 डार्क लेडी के लिए लिखा था। जॉर्ज मैरिडिल एक्सपेरिमेंट सोनेट सीक्वेंस मॉडर्न लव, ये हमने बार बार करा था कि मैरिडिथ एम से स्टार्ट होता है, एम से ही मॉडर्न लव होता है, और मैरिडिथ की जो लाइन्स होती है वो होती है 16 लाइन्स। तो ये आप हमेशा याद रखना, 16 लाइन्स की जो सोनेट्स होती है वो जॉर्ज मैरिडिथ ने दी है, और उनका जो वर्क था वो मॉडर्न लव कहलाता है। ठीक है। The base metric foot of traditional sonetry consisting of an unaccented syllable followed by an accented syllable is called an iamb। हम मैंने बोला था कि जो सोनेट के अंदर होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर फॉलो करता है। तो आयम्बिक पेंटामीटर फॉलो करता है। तो आयम क्या होता है? आयम्ब होता है, आयम का मतलब होता है अनस्ट्रेस सिलेबल होता है वो स्ट्रेस सिलेबल, यानी आप अनस्ट्रेस सिलेबल होता है वो स्ट्रेस सिलेबल। अनस्ट्रेस स्ट्रेस, फिर वापस क्या आएगा? अनस्ट्रेस। तो क्या फॉलो होगा? आयम्ब। To 10th question, Sir Philip Sidney's foundational 5019 sequence Astrophile and Stella consist of how many total sonnet? ये भी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, 108 sonnets। सर फिलिप सिडनी ने क्या लिखा था? एस्ट्रोफल एंड स्टेला। तो सिडनी से एस, स्टेला से एस, और 108। ठीक है। द मीट्रिक प्रेज डेका सिलेबिक, मैंने कहा था डेका मतलब 10, तो इसमें 10 कहाँ पे है? ये 10, यही आंसर है। डेका सिलेबिक स्ट्रक्चर 10। Which structural pattern accurately maps out the rhyme configuration of a traditional Petrarchan sonnet? तो Petrarchan sonnet के अंदर जो ऑक्टेव होता है, जो 8 लाइन्स होती है, वो क्या फॉलो करती है? वो करती है, बोला था मैंने बार बार, अभी पहले ही बोला इस वीडियो में, ए बी बी ए, और इसमें जो सेक्शन होता है सी डी ई सी ई। विच एक्सपेरिमेंटल सोनेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉर्डास और ट्रेलिंग लाइन्स टू द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड अप टू 24 लाइन। तो 24 लाइन्स की जो सोनेट्स होती है उसे कॉर्डेड सोनेट कहते हैं, जिसमें जो 14 लाइन के बाद में जो एक्सटेंड की हुई सोनेट है उसे कॉर्डास या फिर ट्रेलिंग लाइन्स कहते हैं। आप बिल्कुल इसे याद रखना, क्या कहते हैं? 24 लाइन्स की जो सोनेट होती है उसे कॉर्डेड सोनेट कहते हैं, और जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है उसे कॉर्डास या ट्रेलिंग कहते हैं। एडमंड स्पेंसर सोनेट साइकिल अमोरेती वाज एक्सप्लिसिटली कंपोज टू सेलिब्रेट हिज कोर्टशिप ऑफ विच फीमेल फिगर। ये आप थोड़ा याद रखना कि एडमंड स्पेंसर ने जो अमोरेती लिखी थी, तो वो किसके लिए थी? वो एलिजाबेथ बॉयल के लिए थी। एलिजाबेथ बॉयल। एडमंड स्पेयर, तो एडमंड से ई, एलिजाबेथ का ई। तो हमेशा याद रखना, एडमंड स्पेयर ने एलिजाबेथ बॉयल के लिए लिखी थी। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जो मैंने पहले पिछले क्लास में बोला था, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ है, जिन्होंने 44 सॉनेट्स लिखी थी। जिन्होंने किस में लिखी थी? पोर्टुगीज के अंदर लिखी थी। सॉनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज में लिखी नहीं थी, सॉनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज उनका नाम था। ठीक है। जॉन डन्स हाईली प्रेज्ड हॉली सोनेट्स diverge from traditional contemporary themes by focus their thematic layouts exclusively on। तो जॉन डन होते थे। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट है जो कि हमें जैकोबियन पीरियड में दिखते हैं। या तो वो मेटाफिजिकल मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वो कुछ भी रिलेट कर देते थे। लाइक लवर्स को वो कंपास से रिलेट कर देते थे, ट्रेन की पटरियों से रिलेट कर देते थे, एंड लाइक वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, लाइक उसमें कंसीट्स होती थी, मेटाफर होती थी, इमेजरी होती थी। तो उन्होंने जो होली सोनेट्स होता है, होली नाम में ही आ रहा है, तो ये रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मैटर्स पे लिखते थे। वो रेफर्स टू एडमंड स्पेंसर बाय द टाइमलेस प्रेज द पोइट्स पोइट। ये चार्ल्स लैम ने बोला था, ये याद रखना। द पोइट्स पोइट किसने कहा था? चार्ल्स लैम ने। इन एन इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट व्हाट स्पेसिफिक रोल इज परफॉर्म बाय द फाइनल राइम्ड कपलेट। जो शेक्सपियर के अंदर जो फाइनल कपलेट होता है वो समराइज करता है। समराइज कहाँ लिखा हुआ है? शार्प समरी। व्हाट स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क डिस्टिंग्विश द मिल्टॉनिक सोनेट फ्रॉम द ट्रेडिशनल पेट्रार्च लेआउट। हमने ये कहा था कि जो मिल्टॉनिक सोनेट होती है वो पेट्रार्च से इसलिए डिफरेंट होती है कि मिल्टन 9th लाइन के अंदर बिल्कुल कोई ब्रेक नहीं लेते, वो सीधा विदाउट वो कंटिन्यूस रखते हैं, फ्लो रखते हैं, जिसे हम कहते हैं एनजम्पमेंट। तो एनजम्पमेंट कहाँ दिख रहा है? सी में। तो ये 9 एनजम्पमेंट। वो डेवलप द स्ट्रक्चरल 3 क्वाड्रेंट्स एंड फाइनल कपलेट। तो 3 क्वाड्रेंट्स एंड फाइनल कपलेट, ये लाइक जो जब इटली में वो थी सोनेट, तो तब तो हमें जब इटली में थी तब तो 8+6 चल रहा था। जब वो इंग्लैंड में आई तो क्या हुआ? 4+2। तो इस 4 को क्या कहते हैं? 4 को हम कहते हैं क्वाट्रेन, और फिर लास्ट में क्या आता है? फाइनल कपलेट। तो ये किसने किया था? इंग्लैंड में कौन लाया था? हेनरी हावर्ड एंड अर्ल ऑफ सर्रे ने लाया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जिसने इसके ऊपर जो सोनेट के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो जिसने वो नहीं देखा है वो देख सकता है। तो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा एलेगी। सो एलेगी एक लिरिक पोएम होती है, जो कि फॉर्मल होती है। सो जो मेन एम होता है एलेगी का, वो ग्रीफ के लिए होता है या फिर सैडनेस के लिए होता है। सैडनेस क्यों? किसी की डेथ के ऊपर, अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर जो लिखी जाने वाली जो पोएम होती है वो एलेगी कहलाता है। और ये जो एलेगी जो पाथ फॉलो करती है वो ग्रीफ टू कंसोलेशन फॉलो करती है। सो हाँ, अब हम देख लेते हैं कि जो ये एलेगी वर्ड है ये आया कहाँ से है। ये एक ग्रीक टर्म है जो एलेजिया या एलेगॉस से है, मीनिंग जिसका होता है लेमेंट। ठीक है, तो ये ग्रीक टर्म है एलेजिया या एलेगॉस, जिसका मतलब होता है लेमेंट। ठीक है, अब तीन स्टेजेस फॉलो करती है कोई भी एलेगी होती है। तो सबसे पहले तो ग्रीफ होता है, लाइक कोई भी डिसीज हो जाता है या फिर कोई मर जाता है तो सबसे पहले तो ग्रीफ होता है, जहाँ पे जो पोएट होता है, जो लिखने वाला होता है, वो सैडनेस फील करता है, सॉरो फील करता है, डिस्पेयर फील करता है। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में वो प्रेज करता है, जो जो भी मर गया है उसको प्रेज करता है, उसको आइडियलाइजेशन, लाइक वो कितना आइडियल था और उसने कितना कंट्रीब्यूट किया, वो सब ये डिपिक्ट करता है पोएम में। फिर थर्ड होता है कंसोलेशन। कंसोलेशन क्या होता है? सांत्वना जिसे कहते हैं। तो लास्ट में वो अपने आप को सांत्वना देता है और जो भी रीडर्स हैं उनको सांत्वना देता है कि एक होप ढूंढता है, लाइक के ह्यूमंस आर मॉर्टल, लाइक आफ्टर द लाइफ भी एक लाइफ है, मरने के बाद भी हेवन है, हेल है, तो वहाँ पे वो जिंदा रहेगा जो भी मर गया है। तो इस तरीके से वो एक होप देता है और अपने आप को भी होप देता है। टाइप ऑफ जो एलजी होती है एक पर्सनल होती है, पर्सनल किसी पर्सनल इंडिविजुअल की डेथ के लिए जो लिखी जाती है वो पर्सनल होती है। वहीं जो इम्पर्सनल एलजी होती है, इम्पर्सनल जो पोइट होता है वो एक एलिजी लिखता है लेकिन वो ब्रॉडर टर्म्स पे डिस्कस करता है, लाइक ह्यूमन डेस्टिनी पे, लाइक एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पे जो लिखी जाती है वो इम्पर्सनल एलिजी होती है। वहीं किसी की एक सिंगल इंडिविजुअल की डेथ पे लिखी जाती है वो पर्सनल होती है। इम्पर्सनल में जैसे एलिजी थॉमस ग्रे की है, एलिजी रिटन ऑन द कंट्री चर्च यार्ड, तो उन्होंने पूरा डेथ का कॉन्सेप्ट ही उस एलिजी के अंदर डिपिक्ट किया है। सो ये होती है इम्पर्सनल एलिजीज। एक होता है डिड्ज या फिर थ्रिनॉडी। डिड्ज और थ्रिनॉडी क्या होती है? ये क्या कहते हैं, इन्हें गाया जाता है, तो ये लेस फॉर्मल होगी, तो ये शॉर्ट भी होती है, लेस फॉर्मल होती है, और ये इंटेंडेड टू बी संग। ठीक है, और ये लेस फॉर्मल होती है और ठीक है। फिर होता है मोनोडी। और मोनोडी क्या होता है? मोनोडी जब होता है जब एक सिंगल पर्सन के लिए है जो एलर्जी लिखी जाती है, एक सिंगल पर्सन के बारे में डिस्कस किया जाता है, उसे मोनोडी कहते हैं। मोनो नाम में मोनो आ रहा है तो मतलब सिंगल पर्सन के लिए है। जैसे मिल्टन की जो लिसिडियस है, जिन्होंने उन्होंने जो किंग एडवर्ड की डेथ पे जब मिल्टन ने जो एलिजी लिखी थी वो मोनोडी थी, क्योंकि वो सिंगल किंग एडवर्ड की डेथ पे लिखी गई थी। फिर होता है पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी ये होता है जहाँ पे जो सराउंडिंग होता है, वहाँ पे जो पोएट होता है वो लिखता तो किसी के डेथ पे ही है, लेकिन जो सराउंडिंग होता है वो पूरा एक रूरल लाइफ होती है जहाँ पे शेफर्ड्स होते हैं और रूरल लैंडस्केप होता है। ठीक है, और इसको अब डिटेल में आगे समझते हैं। ठीक है, तो जो पेस्टोरल एलिजी होता है इसके अंदर एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो होते हैं, लाइक जो पोएम होती है वो स्टेप्स फॉलो करती है। सबसे फर्स्ट में जब जो स्पीकर लिखता है पेस्टोरल में, तो वो इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज़, तो वो म्यूज़ को बुलाता है, लाइक कि वो उसे इंस्पायर करे, तो म्यूजेस बुलाते हैं। ये एक ग्रीक और रोमन्स से कॉपी की गई है, जहाँ पे वो म्यूज़ बुलाते थे ताकि वो इंस्पायर करे। म्यूज़ मतलब गुड एंजल्स, समथिंग लाइक दैट। फिर होता है सेकंड, लेमेंटेशन बाय नेचर। सेकंड में क्या होता है, जो जितने भी जो नेचर है आसपास, उससे वो कहता है कि इस जो मॉर्नफुल जो कंडीशन है जिसमें वो उसके फ्रेंड की डेथ हो गई, तो नेचर भी उसे ज्वाइन करे। थर्ड के अंदर वो ब्लेम करता है द नेग्लिजेंस मोटिव, लाइक वो कहता है कि जो उसके द गार्डियन एंजल्स थे, जिसे निम्स और गॉड्स कहते हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी छोड़ दी, लाइक उन्होंने उसे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, उसके दोस्त को प्रोटेक्ट क्यों नहीं दिया, उसे मरने क्यों दिया। तो उनकी नेग्लिजेंस को वो पॉइंट आउट करता है। तो फर्स्ट तो क्या करता है, वो म्यूज़ को बुलाता है। सेकंड वो नेचर को ज्वाइन करवाता है। थर्ड वो ब्लेम करता है किसे, गार्डियंस ऑफ द डेड को। फिर होता है प्रोसेशन। प्रोसेशन में लाइक एक लाइनअप होती है, सेरिमोनियल लाइनअप होती है, जहाँ पे जो भी अप्रोप्रिएट मॉर्नर्स होते हैं जो मून करने के लिए आए हुए होते हैं, तो उनकी एक सेरिमोनियल लाइनअप होती है, उसे कहते हैं प्रोसेशन। फिर डाइग्रेशन क्या होता है? डाइग्रेशन के अंदर पोएट क्वेश्चन उठाता है पूरे इस जो वर्ल्ड का जो सिस्टम है, लाइक के जस्टिस के ऊपर क्वेश्चन उठाता है कि ये तो बहुत अच्छा था तो भी इसके साथ ऐसा हो गया, उसका दोस्त तो लाइक उसने तो इतने सारे गुड विल्स किए थे तो भी उसके साथ में इतना बैड फेथ हो गया। और वो कंटेम्प्रेरी सोशल करप्शन, मॉरलिटी, इन सब पे भी क्वेश्चन उठाता है। फिर सबसे लास्ट में वो कंसोलिडेट करता है कि लाइक हो गया जो हो गया, वो एक होप देता है रीडर्स को भी और खुद को भी। और वो कहता है कि वो जो जो भी उसका दोस्त डिसीज हुआ है वो एक हायर लाइफ जी रहा होगा। इसके
अंदर अब जो एलिजीज है, फेमस एलिजीज है, एडमंड स्पेंसर ने लिखी थी। एडमंड स्पेंसर ने किसके डेथ पे लिखी थी? सिडनी की, फिलिप सिडनी की डेथ पे जो एडमंड स्पेंसर ने, तो स्पेंसर ने एस्ट्रोफेल लिखी थी किसकी डेथ पर? फिलिप सिडनी में। तो याद रखना, स्पेंसर ने किसके लिए लिखी थी? सिडनी के लिए एस्ट्रोफेल लिखी थी। मिल्टन ने, जो अभी हमने पहले कहा था मिल्टन, ये क्या है? ये एक मोनोडी है। याद रखना, ये एक क्या है? मोनोडी। ये है तो एलिजी, लेकिन उसका पार्ट में क्या है? ये मोनोडी है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन के लिए। एडवर्ड किंग के लिए लिखी गई है लिसिडियस, और ये पेस्टोरल एलिजी भी है। ये जो है ये पेस्टोरल एलिजी है, पेस्टोरल एलिजी ये है। इसकी जो सेटिंग है वो थॉमस ग्रे का जो एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये मैनकाइंड इन जनरल। तो ये कौन सी है? ये इम्पर्सनल एलिजी है। इम ये एक इम्पर्सनल है, लाइक ये एक ब्रॉडर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को ये समझा रही है, ये एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है। तो थॉमस ग्रे का जो एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड है, ये एक इम्पर्सनल है। पीवी शैली का जो जॉन कीट्स की डेथ पे जो शैली ने लिखी थी, वो एडोनियस है। और अल्फ्रेड ने आर्थर की डेथ पे जो लिखी थी, अल्फ्रेड टेनिसन है। अल्फ्रेड टेनिसन ने आर्थर की जो डेथ पे लिखी थी, उसे मेमोरियम, इन मेमोरियम क्या कहा जाता है? तो अल्फ्रेड टेनिसन ने क्या लिखा था? इन मेमोरियम आर्थर की डेथ पे, ठीक है, ये वही है। और अल्फ्रेड टेनिसन ने यही वही है, इसका आधा पार्ट है कि अल्फ्रेड टेनिसन ने इन मेमोरियम लिखा था आर्थर हलाम के डेथ पे, ठीक है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने थायरसिस लिखा था। ये एलिगी का नाम है, किसके डेथ पे? एच क्लॉक के डेथ पे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ लेमेंटेशन? ये हमने देख लिया। ग्रीफ होती है, फिर उसके बाद में प्रेज होती है, फिर लास्ट में कंसोलेशन होता है, ठीक है। द वर्ड एलिगी ओरिजिनेट फ्रॉम, ये हमने देखा था ग्रीक से हुआ है, एलिजिया या फिर एलेगोस से, जिसका मतलब होता है लेमेंट, ठीक है। व्हाट इज अ डिज? डिज शॉर्ट टाइम की होती है, जिसको संग किया जाता है, गाया जाता है, ये एक लेस फॉर्मल होती है, ठीक है। वो रॉट लिसिडियस अ फेमस पेस्टोरल एलिजी फॉर हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग के लिए किसने लिखा था? जॉन मिल्टन ने लिखा था। ये हमने पहले देख रखा है, ठीक है। ये एक मोनोडी है और पेस्टोरल एलिजी भी है, जॉन मिल्टन ने लिखी थी अपने दोस्त किंग एडवर्ड पे, जो कि डूब गए थे। विच स्पेसिफिक पोइटिक कन्वेंशन इन्वॉल्व्स द पोइट कॉलिंग अपॉन द म्यूज? तो इसमें आ ही रहा है कि कॉलिंग अपॉन द म्यूज को कहते हैं इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज, ठीक है। इन अ पेस्टोरल एलिजी हाउ आर द पोइट एंड द डिसीज्ड यूजुअली पोर्ट्रेड? तो जो पोइट होते हैं, ये सब शेपर्ड की तरह पोर्ट्रे किया जाता है और रूरल लैंडस्केप दिखाया जाता है। वो रोट एडोनियस टू द मॉन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। शैली ने लिखी थी कीट्स की डेथ पे एडोनियस, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। व्हाट इज़ अ मोनोडी? मोनोडी क्या होती है? एक सिंगल पर्सन के लिए जो लिखी जाती है उसे कहते हैं मोनोडी। और जो लिसिडियस थी वो क्या थी? एक मोनोडी थी, और वो पेस्टोरल एलिजी भी थी। विच ऑथर रोट द फेमस एलिगी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड? ये एक इम्पर्सनल एलिगी है जो कि थॉमस ग्रे ने लिखी थी, जो कि डिपिक्ट करती है डेथ को और लाइफ आफ्टर द डेथ, और डेथ हम सबको इक्वल बना देती है। तो ये इतने बड़ी बड़ी मॉरलिटी सिखा रही है। ये एक सिंगल ह्यूमन के बारे में नहीं है, ये मॉरलिटी या फिर कॉन्सेप्ट एज अ होल को सिखा रही है, इसलिए इसे इम्पर्सनल एलिजी कहते हैं। व्हाट इज़ द टिपिकल टोन ऑफ एलिगी? तो किसी की डेथ हुई है तो मोनफुल है, मेलनकोलिक है और पैसिमिस्टिक है, लेकिन लास्ट में कंसोल करते हैं तो होप भी इसमें आंसर में आए, तो होप भी समझ जाना। तो सॉम्बर होती है, मोनफुल होती है, मेलनकोलिक होती है, और लास्ट में होप भी हो जाती है। डू एलिजी फॉलो अ फिक्स्ड राइम स्कीम? एलिजी के अंदर कोई राइम पैटर्न नहीं होता, ना कोई मीटर होता है। नो, दे आर डिफाइंड नॉट स्पेसिफिकली, ठीक है। विच वर्क बाय अल्फ्रेड टेनिसन इज अ फिलोसॉफिकल एलिक फॉर आर्थर हल्लाम? के लिए अल्फ्रेड टेनिसन ने क्या लिखा था? इन मेमोरियम लिखा था, ये हमने पहले देख रखा। डिग्रेशन क्या होता है? तो डिग्रेशन होता है जब जो पोएट होता है वो फेट पे क्वेश्चन करता है। वो कहता है कि मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा था, लेकिन तो भी उसके साथ में इतना बैड फेट क्यों हो गया? तो वो जब और कंटेम्प्रेरी करप्शन के बारे में क्वेश्चन करता है, ठीक है। इन द एशियन ग्रीक एरा व्हाट वाज एन एलिजिक स्टैंजा? तो जो डेक्टाइलिक हेक्सामीटर एंड डेक्टाइलिक पेंटामीटर होता है, जो अल्टरनेट चलता रहता है, डेक्टाइलिक हेक्सामीटर और डेक्टाइलिक पेंटामीटर, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ये बहुत रेयर क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन है अगर ये आया तो जो एंशियंट ग्रीक एरा में है, तो एलिजिक स्टैंजा किससे कहते हैं? एलिजिक स्टैंजा, तो एलिजिक स्टैंजा वो होती है जहाँ पे अल्टरनेटिंग जो लाइन्स होती है वो एक तो होती है डेक्टाइलिक हेक्सामीटर। तो डेक्टाइलिक तो मतलब जिसमें 10 सिलेबल्स आ रहे हैं, ठीक है, और फिर वो मीटर कौन सा फॉलो कर रहा है? हेक्सामीटर कर रहा है। तो डेक्टाइलिक हेक्सामीटर करता है, और फिर क्या करता है? डेक्टाइलिक पेंटामीटर करता है, ठीक है, याद रखना इसे। इसे क्या कहते हैं? एलिजिक स्टैंजा। जॉन डन्स एलिजीज आर यूनिक बिकॉज दे आर लव पोएम्स। जॉन डन की जो एलिजीज थी वो बहुत यूनिक क्यों थी? क्योंकि वो लव पोएम्स थी, ठीक है। जॉन डन कौन थे? मेटाफिजिकल प्रोपाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल। तो जॉन डन वैसे नोन ही है रिलीजियस, उन्होंने होली सॉनेट्स भी लिखे थे। फिर उन्होंने जितने भी सॉनेट्स लिखे थे उसमें से उन्होंने एक्सप्लिसिट सॉनेट्स भी लिखे थे, और कुछ जो थे वो लव पोएम्स भी थे। विच मैथ्यू आर्नोल्ड पोएम सर्व एज अ पेस्टोरल एलिजी फॉर ए एच क्लॉक? थायरसिस, ये हमने देख लिया था। मैथ्यू आर्नोल्ड ने थायरसिस किसके डेथ पे? ए एच क्लॉक की डेथ पे। व्हाट इज द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एन एलिगी? तो ब्रॉडर मीनिंग एलिजी का होता क्या है
कि हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि मतलब ह्यूमन मॉर्टिलिटी पे, कि मतलब सबको मरना ही है, और वर्ल्डली जो थिंग्स होती है और करप्शन होता है हमारे आसपास, उससे भी करते हैं। डेथ के ऊपर हम एक ग्रीवेंस और रिफ्लेक्ट प्रेजेंट करते हैं। व्हाट आर द एलिजीज जनरली रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, बिकॉज फर्स्ट पर्सन में इसलिए लिखी जाती है क्योंकि तो ये याद रखना कि एलिजीज किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाती है, जनरली, सारी नहीं, जनरली, बिकॉज वो जो लिख रहा है, जो पोएट है, उसको ग्रीफ को दिखाना है, इसलिए वो फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। व्हाट इज द फाइनल स्टेज ऑफ एलिजी मीन टू बी प्रोवाइड, कॉन्सोलेशन होता है लास्ट के अंदर। तो वो जो पोएट होता है वो होप की बात करता है, वो कहता है कि वो एक बड़ा मीनिंग दिखाता है कि इस डेथ के बाद भी एक लाइफ है वहाँ पे, जो भी जिसकी भी डेथ हुई है वो वहाँ पे अभी जिंदा होगा। ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये किस पे लिखी गई है, किसके डेथ पे, किसको ट्रिब्यूट किया गया है? अब्राहम लिंकन पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट कि आपको अगली वीडियो किस पे देखनी है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पैन। सो आज हमारा टॉपिक रहेगा द बैलिड। ठीक है। सो बैलिड होते क्या है? ये एक नैरेटिव पोएम होती है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रैवल होती है, लाइक फोक सॉन्ग्स। तो ये म्यूज़िक के साथ होती है, इसमें डांस किया जाता है। और ये जो बैलिड वर्ड है ये आया है फ्रांस से, जैसे एलिगी है, एलिगी आया है ग्रीक से। बैलिड कहाँ से आया? फ्रांस से। और फ्रांस में जो इसका ओरिजिनल वर्ड है वो बैलिडी है। बैलिडी का मतलब होता है वो सॉन्ग्स जिनको डांस के साथ किया जाता है, तो उसे कहते हैं बैलेड। ठीक है। तो बैलेड इन शॉर्ट क्या होता है? ये पोएम्स होती है जो कि वर्बली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाती है, लाइक अ फोक टेल और फोक सॉन्ग। तो ये म्यूज़िक के साथ होती है, इसमें डांस किया जाता है। ये फ्रांस से आई है बैलेडी, और जिसका मतलब होता है सॉन्ग्स जिसके साथ डांस किया जाए। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बैलेड्स, टाइप्स ऑफ बैलेड के अंदर फर्स्ट होता है पॉपुलर या फोक या ट्रेडिशनल बैलेड। तो ये जो होता है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आती है, नाम में आ रहा है ट्रेडिशनल फोकलोर। तो ये जनरेशन से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाता है। इसमें हमें पता नहीं रहता कि ये किसने गाया था फर्स्ट बार, एनोनिमस रहता है। ठीक है। सेकंड आता है लिटरेरी बैलेड्स। अब लिटरेरी बैलेड्स क्या होते हैं? लिटरेरी बैलेड्स वो होते हैं जो कि रोमांटिक एरा के अंदर गाए गए हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल बैलेड है ये तो एंशियंट, और हमें पता भी नहीं है, ये लिखे नहीं गए हैं, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन विदाउट वाइड स्प्रेड लिटरेसी, कोई मतलब इनका रिटन सोर्स नहीं है, ये सिर्फ बाय वर्बल ही ट्रांसफर है। वहीं जो लिटरेरी बैलेड है इन्हें लिखा गया है, और ये मोस्टली इमिटेट करते हैं पुरानी स्टाइल को, लैंग्वेज को, स्पिरिट ऑफ ट्रेडिशनल फोक बैलेड्स को ये करते हैं, लेकिन ये रोमांटिक एरा में लिखे गए हैं। अब होता है ब्रॉड साइड बैलेड्स। तो ब्रॉड साइड बैलेड क्या होता है? तो ये चीपली प्रिंटेड ऑन वन साइड ऑफ अ सिंगल शीट ऑफ पेपर। लाइक ये जो ब्रॉड साइड बैलेट वो होते हैं, जैसे हम हमारे पास पेपर है, तो पेपर के एक साइड जो हम सिंगल शीट ऑफ पेपर पे जो हम बिल्कुल सस्ते में जो प्रिंट करते हैं उसे ब्रॉड साइड बैलेट कहते हैं। ये ह्यूमरस होते हैं, और जैसे अब पैम्पलेट, समथिंग लाइक पैम्पलेट, और इन्हें स्ट्रीट पे बेचा जाता है। ठीक है। तो ट्रेडिशनल तो होते हैं जो पहले लिखे गए थे, लिटरेरी बैलेट होते हैं जो रोमांटिक एरा में लिखे हैं, और ब्रॉड साइड क्या होते हैं? जो स्ट्रीट्स के अंदर और एक साइड ऑफ पेपर पे रहते हैं। अब स्ट्रक्चर एंड थीमेटिक फ्यूचर इसके बैलेट के क्या होते हैं? सो बैलेट है ना, बैलेट 4 लाइन क्वार्टरंस में लिखा जाता है, जिसका राइम स्कीम होता है मोस्टली ए बी या फिर ए बी सी बी। तो याद रखना, आप ए बी होता है या फिर ए बी सी बी होता है। ठीक है। जिसमें फर्स्ट और थर्ड लाइन जो होती है वो आयम्बिक टेट्रामीटर फॉलो करती है। ठीक है। वहीं जो सेकंड और फोर्थ लाइन होती है वो आयम्बिक ट्राईमीटर करती है। तो आप ऐसा याद रखना कि फर्स्ट और थर्ड, इसमें फोर नहीं आ रहा तो भी इसमें आयम्बिक टेट्रामीटर है। वहीं टू और फोर के अंदर, टू और फोर के बीच में क्या आता है? थ्री। तो इसमें क्या होता है? ट्राईमीटर। तो आप ये एक चीज़ याद कर लो कि टू और फोर के बीच में क्या होता है? ट्राईमीटर। टू और फोर में क्या होता है? आयम्बिक ट्राईमीटर। ठीक है। तो इसकी थीम्स क्या होती है? ये मल्टीपल थीम्स में होती है। जैसे एलेगी होती है सिर्फ डेथ को सिग्निफाई करती है, वहीं ये जो होती है यहाँ पे हम ग्लोरीफाई करते हैं। जैसे कोई हीरो है तो हीरो के लिए हम गाने गाते हैं, उसके हीरोइक के लिए। इसमें सुपर नेचुरल एनकाउंटर्स भी होते हैं, या फिर ये लाइक नेचुरल कैलेमिटीज़ को भी होते हैं, जैसे वॉल्केनो इरप्शन हो गया या फिर बहुत ज़्यादा फ्लड आ गई। तो ये जो बैलेट्स होते हैं इसके अंदर नेचुरल कैलेमिटी और ट्रैजिक लव के लिए भी ये गाए जाते हैं। तो ब्रेव डीड्स के लिए, नेचुरल कैलेमिटीज़ और ट्रैजिक लव के लिए भी। ठीक है। अब इसमें टेक्निक कौन कौन सी होती है? तो फर्स्ट टेक्निक जो होती है इंक्रीमेंटल रिपीटेशन। इसमें क्या होता है? जो फर्स्ट लाइन होती है रिपीट होती रहती है, जो फर्स्ट लाइन होती है वो रिपीट होती है ताकि बिल्ड टेंशन। ठीक है। फिर सेकंड जो टेक्निक होती है अब्रप्ट ओपनिंग। इसमें क्या होता है? जैसे स्लोली, एक तो होता है गाना स्लोली स्टार्ट होता है, इसमें शुरुआत से ही एकदम ही अब्रप्टली गाने को जाता है। फिर होता है थर्ड टेक्निक होती है डायलॉग। इसमें क्या होता है? दो कैरेक्टर्स होते हैं, वो गाना गाते हैं इन द फॉर्म लाइक बात कर रहे हो,
लाइक पहले एक करेक्टर कुछ गाना गाता है, उसमें क्वेश्चन पूछता है, फिर सेकंड करेक्टर उसका जवाब देता है। तो इंक्रीमेंटल में तो क्या होता है, कुछ जो फर्स्ट लाइन होती है वो बार बार रिपीट होती है जिससे टेंशन क्रिएट होता है। सेकंड में अब्रप्ट, मतलब एकदम ही सडनली, बैकग्राउंड बिना दिए गए हैं, बिना दिए एकदम से ही सडनली जो एसेंस होता है उसका वो दे दिया जाता है शुरुआत में। सेटिंग और कॉन्टेक्ट कुछ भी नहीं बताया जाता, बस जो प्लॉट है वो शुरुआत में खोल दिया जाता है। वहीं जो डायलॉग होता है, डायलॉग में दो करेक्टर होते हैं जो कि बात करते रहते हैं, उसे कहते हैं। तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड बैलेड? तो बैलेड का जो लिटरल मीनिंग क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था कि जिसमें डांस होगा और गाना भी होगा। तो कहाँ पे है डांस और गाना? तो अ डांस और सॉन्ग, तो यही होगा। फ्यूनरल स्पीच तो एलेगी होती है। अब और एपिक तो एपिक्स होती है, रामायण महाभारत जैसे। अ सैड पोएम वापस एलिगी को हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन डांस और सॉन्ग को हम बैलेड में डालेंगे। हाउ आर ट्रेडिशनल फोक ट्रांसमिटेड? अब उस समय तो इनको लिखा नहीं गया था ट्रेडिशनल में, तो ये ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन फॉलो की गई है, ठीक है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ टिपिकल बैलेड स्टेंजा? तो हमने पहले ही बोला था कि जो टिपिकल बैलेड का जो स्टेंजा होता है वो होता है या तो ए बी होता है या फिर ए बी सी बी होता है। तो इसमें ये दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। इसमें हम दोनों ऐड कर सकते हैं, सी प्लस बी, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। वो इज़ द ऑथर ऑफ लिटरेरी बैलेड ला बैले डैम सांस मर्सी? तो इसे याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। लाइक ये जो लिटरेरी बैलेड है ला बैले डैम सैंस मर्सी, तो जॉन कीट्स ने इसे लिखा था। अब आप इसे कैसे भी मार्क करें वो आपके ऊपर है, लेकिन आप इसे बस कर लें। लाइक कीट्स ने क्या लिखा था? ला बैले डैम सैंस मर्सी। इसको 3-4 बार रिपीट करना ताकि आपको ये याद हो जाए। विच कलेक्शन इज कंसिडर्ड द अनऑफिशियल मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक एज? का अनऑफिशियल मैनिफेस्टो लिरिकल बैलेट्स कब लिखा था? 1798 में। 1798 में किसने लिखा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने और कॉलरिज ने, दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेट्स लिखा था। एंड दिस इसे ही हम कहते हैं द स्टार्टिंग ऑफ रोमांटिक एज। हाउ डज अ बैलेड डिफर फ्रॉम एन एपिक? हमने पहले कहा था कि जो बैलेड होते हैं वो शॉर्टर होते हैं और फोकस एक ही थीम पे किया जाता है, वहीं जो एपिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो इसका फर्स्ट ही हो जाएगा, बैलेड्स आर शॉर्टर। व्हाट इज़ इंक्रीमेंटल रिपीटेशन? ये हमने देखा था, रिपीटेशन क्या होता है। हम फर्स्ट लाइन को ही रिपीट करते हैं और बिल्ड टेंशन करते हैं, तो ये बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच कलेक्शन बाय बिशप थॉमस मर्सी रिवाइव्ड इंटरेस्ट इन बैलेड इन 1765? तो बैलेट्स आफ्टर, मतलब न्यू क्लासिकल एज में बैलेट्स ख़त्म हो जा रहे थे, लोगों को कोई इन इंटरेस्ट था नहीं। तो बिशप थॉमस पर्सी ने 1765 के अंदर ही गॉथिक नॉवल लिखा गया था। किसने लिखा था वो और उसका क्या नाम था? अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में प्लीज़ लिखिए, बाकी मैं तो बता ही दूंगा अगली क्लास में। और ये हमने जो हमारी जो पुरानी क्लास थी उसमें हमने ये डिस्कस भी किया था। तो जिसने गॉथिक मूवमेंट के बारे में नहीं पढ़ रखा तो वो उस वीडियो को देख सकता है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। विच कलेक्शन बाय बिशप थॉमस पर्सी, मतलब किसने रिवाइव किया था 1765 में? तो उन्होंने क्या लिखा था? रिलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री, उन्होंने ये लिखा था। तो एक तो कीट्स थे, कीट्स ने तो लिखा है ला बैले डैम, ठीक है, जॉन कीट्स ने। उससे 1765 में जब ये इंटरेस्ट खत्म हो रहा था तो क्या लिखा था? रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री, ठीक है। व्हाट कैरेक्टर्स द ओपनिंग ऑफ अ ट्रेडिशनल बैलेड? तो ओपनिंग कैसे की जाती है? अब्रप्ट एंड अनएक्सपेक्टेड स्टार्ट ट्रेडिशनल बैलेड के अंदर। व्हाट इज अ ब्रॉड साइड बैलेड? तो ब्रॉड साइड बैलेड में हमने कहा था कि सिंगल शीट ऑफ पेपर की एक साइड लिखा जाता है, तो ये सिंगल शीट ऑफ पेपर की एक साइड लिखा जाता है। वो रोड द राइम ऑफ एंशिएंट मराइना, बहुत कॉमन पोएम है ये, जो कि शायद 9th और 10th की एनसीईआरटी में भी ये दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा एस टी कॉलेज में द राइम ऑफ एंशिएंट मराइना लिखी गई है, ठीक है। व्हाट इज़ अ रिफ्रेन इन बैलेड? रिफ्रेन क्या होता है? रिफ्रेन होता है जो एक फ्रेज होता है वो बार बार बैलेड में, जैसे हम कोई गाना गाते हैं तो गाने के अंदर कुछ जो लिरिक्स होते हैं वो बार बार हर लाइक आफ्टर 2 मिनट्स वो वापस रिपीट होता है और वापस रिपीट होता है। तो जो चीज़ वापस रिपीट होती रहती है उसे क्या कहते हैं? रिफ्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रेन, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉमन मीटर फॉर द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन ऑफ बैलेड? तो मैंने कहा था फर्स्ट और थर्ड के अंदर 4 नहीं आ रहा तो 4 ही होगा। 4 को हम क्या कहते हैं? टेट्रा। तो इसका क्या होगा? आयम्बिक टेट्रामीटर, ठीक है। विच बैलेड इज फेमसली नोन एज द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी? तो ये जॉन कीट्स का जो लिखा हुआ है ला बैले डैम सेंस मर्सी, इसे ही हम क्या कहते हैं? ये किसने लिखा? जॉन कीट्स ने लिखा है। और इसे क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। तो ये मर्सी पीछे आ रहा है, इसमें मर्सी आ रहा है, तो ऐसे आप याद कर लेना, ठीक है। आर बैलेड यूजुअली सब्जेक्टिव और इम्पर्सनल? जो बैलेड होते हैं वो मोस्टली पर्सनल कॉज के लिए नहीं होते, ये एक फोक टेल्स होती है। लाइक कब स्टार्ट हुए हमें नहीं पता, तो ये मेनली इम्पर्सनल होते हैं, थर्ड पर्सन डायरेक्शन होता है इसमें। वहीं एलेगी होता है, एलेगी हमारे दोस्त के लिए होता है, तो उसमें मेनली फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है। विच पोइट इज़ फेमस फॉर द बैलेड ऑफ रीडिंग गाउल? ये ऑस्कर विल्डे ने लिखा था। ये आप थोड़ा मक कर लेना कि द बैलेड ऑफ रीडिंग गाउल किसने लिखा था। तो इसमें ओ आ रहा है
और इसमें ऑस्कर है, तो आप ऐसा कुछ याद बना लेना कि GAOL, तो ओ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करके ऑस्कर विल्डे इसका आंसर है, ठीक है। बॉर्डर बैलेट डील विथ, बॉर्डर बैलेट किस पे डील करते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर नाम पे ही आ रहा है बॉर्डर, तो रेड्स होगी, फ्यूड्स होगी, लड़ाइयाँ होंगे, झगड़े होंगे, तो रेड्स फ्यूड इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में जो भी हुई थी, तो ये बॉर्डर बैलेट उस पर फोकस करता है, ठीक है। फिर आता है विच एलिमेंट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एन इम्पेरेटिव फ्यूचर ऑफ ट्रेडिशनल बैलेट। तो पुराने ज़माने में जो ट्रेडिशनल बैलेट होते थे उसमें कौन सा फ्यूचर होता है? हिस्टोरिकल एक्यूरेसी तो कभी बैलेट में रहेगी नहीं, ठीक है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पुराने ज़माने में थी नहीं, कॉम्प्लेक्स इतना रहता नहीं, सिंपल होते थे, सुपर नेचुरल जरूर हुआ करते थे, ठीक है, सुपर नेचुरल हुआ करते थे। लिटरेरी बैलेट्स वर कंपोज विथ नो रिगार्ड फॉर फॉर्म, नहीं इनमें फॉर्म होती है, ये मीटर फॉलो करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। ओनली यूजिंग प्रोज, नहीं इसमें मतलब प्रोज के अलावा पोम का भी यूज़ भी किया जाता है। अ गोल टू विन स्टेट अवार्ड्स, नहीं ये सिर्फ फन के लिए गाए जाते हैं। तो डेलिबरेट इमिटेशन ऑफ बैलेट स्टाइल, हाँ यही सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ बैलेट टिपिकली कॉलोक्यूल टू शो ऑफ द पोइट्स एजुकेशन टू मेक इट, तो इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो जो बैलेड होते हैं वो इतना कॉलोक्यूल लैंग्वेज में क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन फॉलो करते हैं, तो अगर कॉम्प्लेक्स होते तो शायद दूसरी जनरेशन याद भी नहीं कर पाती। तो जो बैलेड होते हैं वो मोस्टली ईजी होते हैं, और ताकि उन्हें मेमोराइज अच्छे से किया जाए, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो हमने 20 क्वेश्चन भी कर लिए हैं, हमने सारा टॉपिक भी कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया हो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू वांट मोर कंटेंट फ्रॉम माय साइड। एंड आप कमेंट्स भी कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे अब वीडियो चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिमिली। तो सिमिली होता क्या है? सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम दो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका कंपैरिजन करते हैं। मोस्टली इसमें एक ह्यूमन होते हैं और एक एनिमल होता है, जिसको हम कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स लाइक एंड एज। तो लाइक और एज का यूज़ करके हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जिसमें मोस्टली एक ह्यूमन होता है और एक एनिमल होता है, उन्हें हम कंपेयर करते हैं या उनकी एबिलिटीज़ को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूँ तो ही वॉक्स एज स्लो एज अ टर्टल, तो जो उस पर्सन की जो वॉकिंग एबिलिटी है उसको कंपेयर किया गया है टर्टल से। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स लाइक, तो लाइक या एज की को यूज़ करके हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम जब कंपेयर करते हैं उसे सिमिली कहते हैं, ठीक है। तो कभी भी किसी सेंटेंस में आपको लाइक और एज दिख जाए और कंपैरिजन दिख रहा हो तो वो सिमिली होती है, ठीक है। अब ये यूज़ क्यों होता है, इसका फंक्शन क्या है? इसको यूज़ इसलिए करते हैं ताकि है ना ताकि हम दो जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं उन्हें हम विजुअलाइज करा सके, या फिर हम एक पोएम में कलर डाल सके, डेप्थ डाल सके, क्लैरिटी डाल सके। तो हम इसका यूज़ यही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप याद रखना, जो सिमिली होता है वो एक्सप्लिसिट इन नेचर होता है। मैटाफर क्या होता है? इम्प्लिसिट होता है। वहीं जो सिमिली होता है वो एक्सप्लिसिट इन नेचर होता है, मतलब एक्सप्लिसिट मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन करवाता है ये। वहीं जो मेटाफर होता है वो इम्प्लिसिट होता है, मतलब इनडायरेक्ट कंपैरिजन करवाता है, ठीक है। अब जो सिमिली है, सिमिली एंशियंट टाइम्स के जो एपिक्स थे या पोइट्रीज थी वहाँ पे भी ये देखने को मिलती है। तो ये बहुत यूनिवर्सल है, लाइक एंशियंट टाइम से इसका यूज़ होता जा रहा है, ठीक है। तो अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सिमिली होता क्या है इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो लाइक सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपको सेंटेंस के अंदर आपको लाइक और एज वर्ड का ध्यान रखना है। जहाँ पे भी लाइक दिख रहा है या एज दिख रहा है तो वो सिमिली है, ठीक है। अब लाइक मेटाफर और सिमिली में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर मैं बोलूँ कि ए इज़ बी तो ये मेटाफर है, लाइक इसमें डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं हो रहा, इम्प्लिसिट कंपैरिजन हो रहा है, मतलब छुपा के हो रहा है, ए इज बी, है ना। वहीं जो सिमिली होता है वहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, लाइक और वर्ड्स लाइक यूज होता है और एज यूज होता है। तो ए इज लाइक बी, तो ये क्या है? ये सिमिली है। तो ए इज बी तो मेटाफर हो जाएगा, ए इज लाइक बी, तो आपको लाइक और एज का ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज़ आप याद रखना कि कंपैरिजन होना चाहिए। कंपैरिजन किन के बीच में होना चाहिए? टू डिफरेंट कैटेगरीज के ऑब्जेक्ट्स के बीच में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ही इज लाइक हिज फादर, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे कंपेयर तो हो रहा है, लाइक भी आ रहा है और कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन ये टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, यहाँ पे दोनों ह्यूमन्स ही है। तो ये यहाँ सिर्फ कंपैरिजन हो रहा है, ये सिमिली नहीं है। तो आप ये एक सिमिली नहीं है, ही इज़ लाइक हिज फादर, तो ये है ना लिटरली सिमिली नहीं है, ये सिर्फ कंपैरिजन हो रहा है। वहीं अगर मैं बोलूँ ही फॉट लाइक अ लायन, तो यहाँ पे ही का कंपेयर हो रहा है लायन से, तो ये टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, लाइक का यूज़ हो रहा है, तो ये प्रॉपर एक सिमिली है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, ही रन्स लाइक द विंड, तो हमें पहले क्या देखना है? दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ही और विंड के बीच में कंपेयर हो रहा है, हाँ हो रहा है, और लाइक का वर्ड लाइक वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये एक सिमिली है। एज स्किनी एज अ टूथपिक, तो यहाँ पे लाइक एक पर्सन की जो एबिलिटी है लाइक स्किनी, वो टूथपिक से कंपेयर हो रहा है और एज वर्ड आ रहा है, तो ये एक सिमिली है। शी वॉक्स एज स्लो एज अ टर्टल, तो यहाँ पे भी लाइक जो एक लड़की है उसकी एबिलिटी को कंपेयर किया जा रहा है एक टर्टल से, तो यहाँ पे भी एक सिमिली है,
ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ही हैज़ द मेमोरी ऑफ एन एलिफेंट। तो यहाँ पे लाइक कंपेयर तो हो रहा है, ही का जो कंपेयर हो रहा है वो एलिफेंट की मेमोरी से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लाइक और एज का यूज़ नहीं हो रहा, तो ये एक मेटाफर है। ठीक है, तो आप ये याद रखना, आपको ये ध्यान रखना है कि लाइक और एज वर्ड आना चाहिए बीच में, तो ये एक मेटाफर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिमिली। तो लाइक डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक क्या है, कंपैरिजन होना चाहिए और लाइक और एज का वर्ड होना चाहिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमिली, तो हमें चूज करना है कि इसमें सिमिली कौन सा है। टाइम इज मनी, यहाँ पे लाइक और एज नहीं आ रहा, तो ये नहीं है। ही इज अ लाइन इन बैटल, तो ये मेटाफर है लेकिन ये सिमिली नहीं है। ही फॉट लाइक अ लायन, तो यहाँ पे लाइक वर्ड भी आ रहा है और कंपैरिजन हो रहा है, तो सी इज द करेक्ट। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सिमिली, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है सिमिली का। तो मैंने जैसे बताया था कि जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को विजुलाइज करा देता है उसमें आसानी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, शी वॉक्स एज स्लो एज अ टर्टल, व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड। तो इसमें कंपेयर क्या हो रहा है, गर्ल की जो वॉक की स्पीड है वो कंपेयर हो रही है टर्टल से, तो अ गर्ल एंड अ टर्टल स्पीड, तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ही रन्स लाइक द विंड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइक। तो यहाँ पे लाइक मतलब क्या फंक्शन दे रहा है, तो ये एक कनेक्टर है जो कि कंपैरिजन भी कर रहा है, तो अ कनेक्टर सिग्नलिंग कंपैरिजन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज इज नॉट अ सिमिली, इसमें से सिमिली कौन सा नहीं है। तो एज वाइट एज नो, ठीक है, तो ये सिमिली है, यहाँ पे एज का यूज हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। लाइक अ थीफ इन द नाइट, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, लाइक का वर्ड आ रहा है। एज ब्रेव एज अ सोल्जर, तो यहाँ पे एज का यूज हो रहा है, कंपैरिजन भी हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी, लाइफ इज अ ड्रीम, ठीक है, यहाँ पे कोई लाइक और एज का वर्ड का यूज नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, अ सिमिली कंपेयर्स टू थिंग्स फ्रॉम, तो जो सिमिली होता है वो कंपेयर करता है दो थिंग्स को जो कि दो डिफरेंट क्लास से होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ही हैज़ द मेमोरी ऑफ एन एलिफेंट, तो ये क्या है, ये जैसा कि मैं हमने डिस्कस किया था, ये एक मेटाफर है, यहाँ पे लाइक और एज का यूज़ नहीं हो रहा, तो इट कंपेयर्स मेमोरी टू एन एनिमल ट्रेट, बट ये मेटाफर है, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज लाइक और एज सिग्निफाई इन अ फिगर ऑफ स्पीच, तो लाइक और एज है ये कनेक्टर का यूज़ करते हैं, और ये कॉन्ट्राडिक्शन का काम नहीं करते हैं। ठीक है, वहीं आयरनिक टोन नहीं देते और स्टेटमेंट नहीं देते, तो ये ऑप्शन नंबर बी, एंड एक्सप्लिसिट कंपैरिजन करते हैं। ये क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ये कनेक्टर होते हैं जो कि कंपेयर भी करते हैं, तो ये एक्सप्लिसिट कंपैरिजन करते हैं। वहीं जो मेटाफर होता है वो इम्प्लिसिट होता है। ठीक है, याद रखना। एज स्किनी एज अ टूथपिक, विच क्वालिटी इज शेयर्ड, तो यहाँ पे जो थिननेस है, जो पर्सन की थिननेस है कि वो कितना पतला है टूथपिक जितना, तो वहाँ थिननेस कंपेयर हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, सिमिली डिफर्स फ्रॉम अ मेटाफर बिकॉज, मैं जैसा कि मैंने बताया था जो सिमिली होती है वो क्या होती है, सिमिली एक्सप्लिसिट होती है, वहीं जो मेटाफर होते हैं इम्प्लिसिट होते हैं, तो सिमिली क्यों डिफरेंट है, क्योंकि वो एक्सप्लिसिट है। ठीक है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज द अपोजिट ऑफ अ सिमिली, के अपोजिट कौन सा आता है, तो मेटाफर होता है। मेटाफर क्या होता है, इम्प्लिसिट होता है, इम्प्लाइड कंपैरिजन होता है, वहीं जो सिमिली होता है वो एक्सप्लिसिट होता है। ही इज एज बिजी एज अ बी, विच वर्ड एज द कनेक्टर, तो कनेक्टर जैसे मैंने बताया था जो एज होते हैं, लाइक होते हैं, कनेक्टर का यूज भी करते हैं और ये एक कंपेयर भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एज होगा वो कनेक्टर की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड, तो यहाँ पे कंपेयर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, बॉक्स और चॉकलेट के बीच में, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमिली डिस्क्राइबिंग एक्सट्रीम फियर, हमें वो चूज़ करना है जहाँ पे मतलब जो एक्सट्रीम फियर, तो हमें वो चूज़ करना है जो एक्सट्रीम फियर को डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो एक्सट्रीम फियर को यहाँ पे कौन डिपिक्ट कर रहा है, तो हाइडिंग इन द डार्क, तो ये सिमिली नहीं है ये। ठीक है, क्राइंग लाउडली, ये सिमिली नहीं है। रनिंग अवे, ये सिमिली नहीं है। शेकिंग लाइक अ लीफ, तो लाइक भी आ रहा है, कंपेयर हो रहा है और एक्सट्रीम फियर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए वुड बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डू पोइट्स यूज सिमिली, तो पोइट्स यूज़ क्यों करते हैं सिमिली को, ताकि वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं, ये सही नहीं है, टू ऐड डेप्थ एंड क्लैरिटी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन आंसर नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ दीज इज अ सिमिली डिस्क्राइबिंग, ब्राइटनेस को यहाँ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ब्राइटनेस को यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्राइटनेस को एज ब्राइट एज द सन, तो ये भी ब्राइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और शाइनिंग लाइक अ स्टार ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बोथ हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी। इज ही एक्ट्स लाइक हिज फादर ऑलवेज अ सिमिली, तो ये जो है ये हमेशा सिमिली की तरह एक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, ही और फादर वो दोनों सेम ही हैं, तो ये हमेशा से आंसर नंबर बी होगा। इट ऑफन डिनोट सिंपल फिजिकल रिजेम्बलेंस, तो ये सिंपल जो कंपैरिजन होती है, द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिमिली का मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन क्या होगा, अ डायरेक्ट एक्सप्लिसिट कंपैरिजन, ये उसका डिस्क्रिप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच डिवाइस मेक्स लैंग्वेज मोर मेमोरेबल, तो कौन सा डिवाइस होता है जो कि लैंग्वेज को मोर मेमोरेबल बना देता है, तो वो सिमिली होता है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे और आपका जो टॉपिक है सिमिली ये पूरा कंप्लीट हो गया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी या इन द नेक्स्ट क्लास।